सत्ता के समकालीन केंद्र के अंदर अब हम अगले पार्ट में हम भारत और चीन के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में चीन के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत और चीन के जो संबंध हैं वो प्रारंभ से ही जो संबंध हैं वो सही नहीं रहे हैं। ठीक है, हालांकि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद ही चाइना भी आज़ाद हुआ। उसके बाद चाइना के आज़ाद होने के बाद वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया गया और साम्यवादी शासन व्यवस्था को भारत सरकार ने उसका स्वागत भी किया। ठीक है, और आगे चलकर भारत और चाइना के बीच में संबंध सुधारने की कोशिश भी, मतलब संबंध अच्छे रहे शुरुआती समय में। ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया जाता था। इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू और वहाँ के जो चीन के शासक थे इनके बीच में अच्छी शासन व्यवस्था थी और अच्छा संबंध थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो शासन व्यवस्था है, अच्छी शासन व्यवस्था जो चल रही थी दोनों के बीच में, अच्छी मित्रता जो चल रही थी, ठीक है, धीरे धीरे वो क्या हुआ, खराब होती चली गई। उसके क्या कारण थे? तो पहला कारण ये था कि जो चीन है वो तिब्बत को अपना हिस्सा मानता था। किसको? तिब्बत को। चीन और भारत के बीच में एक क्षेत्र है तिब्बत। ठीक है, तिब्बत को वो इसका हिस्सा अपना हिस्सा मानता था कि तिब्बत जो है वो चीन का ही पार्ट है। और अचानक से चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया। ठीक है, भारत सरकार ने उसके मामले में कोई इंटरफेयर नहीं किया किसी भी तरीके से, लेकिन वहाँ के जो नेता थे तिब्बत के, दलाई लामा नाम था उनका, तिब्बत के जो धर्मगुरु थे दलाई लामा, उन्होंने भारत से शरण मांगी। भारत सरकार ने उनको शरण दे दी और उनके साथ साथ बहुत सारे उनके अनुयायी भी जो उनको मानते थे वही भारत चले आए। ठीक है, तो इस चीज से चीन जो है वो थोड़ा सा चिढ़ गया। ठीक है, और अचानक से चीन ने 1962 में, अचानक से चीन ने 1962 में, ठीक है, हमला कर दिया। 1962 में चीन ने क्या किया, अचानक से भारत पे हमला कर दिया। ठीक है, तो जैसे कि हम पढ़ेंगे अब यहाँ पे 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर चीन द्वारा बस्तियां बनाने से दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ने लगे। फिर क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश, वर्तमान में क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश, जिसका पहले नाम हुआ करता था नेफा। क्या नाम होता था? नेफा। ठीक है, के कुछ इलाकों और लद्दाख के कुछ इलाकों में, जैसे अक्साई चीन जो है, ठीक है, क्षेत्र प्रतिस्पर्धी दावे के चलते 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया। ठीक है, जबरदस्ती कहने लगा कि भाई ये जो नेफा वाला इलाका है, अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है, ये भी हमारा है। ठीक है, तिब्बत पे तो उसने कब्जा कर ही लिया था। उसके बाद उसने अचानक से अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया था, बॉर्डर था, वहां से उसने अचानक से भारत पे हमला कर दिया। उस समय हमें नहीं पता था कि इस तरीके से इतना घातक हमला होगा, भारत के ऊपर इतना घातक हमला होगा। तो उस समय जो हमारी सरकार है, हमारी जो सेना है, वो इतनी तैयार नहीं थी। तो वो युद्ध जो हुआ था ना, वो हम हार गए थे। ठीक है, हमें हार सहनी पड़ी थी। ठीक है, 1962 के युद्ध में भारत की सैनिक पराजय हुई और भारत चीन संबंधों पर इसका दीर्घकालिक असर पड़ा और एक बहुत लंबे समय तक भारत चाइना संबंध पर इसका असर पड़ा। ठीक है, और क्या हुआ, 1976 तक दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध समाप्त ही रहे। कोई बातचीत उतनी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था। दोनों देशों के बीच हाल के समय में हुए सीमा विवादों से भी संबंधों में गिरावट आई है। अभी हाल ही में हमने देखा था, कुछ समय पहले, है ना, सीमा विवाद हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में चीन मददगार रहा है। मतलब जो है, पाकिस्तान की सदैव मदद करता है चाइना, चाहे वो आतंकवाद को बढ़ाना हो, चाहे उसको हथियार देना हो, चाहे समय समय पर भारत के खिलाफ बोलता है पाकिस्तान। ठीक है, परमाणु हथियार बनाने में मदद करना हो, है ना, इन सब चीजों में, या परमाणु हथियार देना हो, तो इन सब चीजों में चाइना जो है वो पाकिस्तान की मदद करता है। अब पाकिस्तान जो है वो भारत का पड़ोसी देश है, जिसके तहत वो आए दिन कुछ ना कुछ आतंकवादी गतिविधियां करता रहता है पाकिस्तान, है ना। तो इसके कारण भी भारत और चाइना के संबंध बिगड़ते रहते हैं। बांग्लादेश, म्यांमार से चीन के सैनिक संबंध को दक्षिण एशिया में भारत के हितों के खिलाफ
माना जाता है कि जो चाइना है वो दक्षिण एशिया में इंटरफेयर कर रहा है, भारत के पड़ोसी देश जो हैं उनके साथ सैनिक संगठन बना रहा है, सैनिक समझौते कर रहा है ना, जिससे भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि हाँ भाई भारत और जो चाइना है इनके बीच में संबंध खराब हो रहे हैं, क्योंकि आप हमारे पड़ोसी देशों के साथ सैनिक संबंध बना रहे हो। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है ना, यूएनओ, उसके अंदर भी भारत का जब कभी भी आतंकवाद के विरुद्ध मुद्दा उठाता है, ठीक है, उठाने पर चीन जो है वो वीटो लगा देता है, वीटो शक्ति का यूज करके उस मुद्दे को वहीं रोक देता है और पाकिस्तान का को समर्थन देता है। कौन समर्थन देता है? चीन पाकिस्तान को समर्थन देता है कि नहीं भाई पाकिस्तान जो आतंकवाद को नहीं फैलाता है। ऐसा कौन समर्थन देता है? चाइना बार बार समर्थन देता है। ठीक है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है ना, चीन और भारत के संबंधों में गिरावट आई है। तो चीन और पाकिस्तान का जो आर्थिक गलियारा, ठीक है, ये जो इनके समझौते हो रहे हैं, समझौते हुए जिसके कारण भी भारत और चाइना के संबंध में गिरावट आई है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो हमारा दुश्मन है ना, और वो आए दिन कोई ना कोई आतंकवादी गतिविधियां करता रहता है, जिसके कारण है ना, इसके कारण भारत जो है वो चाइना से खफा रहता है कि भाई तुम ऐसे देशों की मदद क्यों कर रहे हो, है ना, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना, जो हमारे ऊपर ही हमला कर रहे हैं आतंकवाद को फैलाकर, तो ऐसे देशों की मदद नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए भारत जो है वो क्या है, चाइना से थोड़ी सी विवादित मामला रहता है। अब ये हमने पढ़ा कि दोनों देशों के बीच में विवाद किन किन विषयों पर रहता है ना। अब हम जानेंगे कि दोनों देशों के बीच सहयोग कब से शुरू हुआ, किस किस क्षेत्र में सहयोग हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले भारत और चाइना के बीच में एक पंचशील समझौता हुआ। क्या हुआ? पंचशील समझौता। ठीक है। और उस पंचशील समझौते में 5 बातें हुई। क्या हुई? 5 विषयों पर एक समझौता हुआ, जिसमें पहला विषय यह था कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभु सत्ता का सम्मान करेंगे। ठीक है। एक दूसरे के जो क्षेत्रीय मामले हैं, है ना, उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, शासन व्यवस्था में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा, एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है भाई, 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये बोलेगी कि किसी के भी इंटरनल मामलों में, आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है या चाइना के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, उन मामलों में ना तो हमारे मामले में चाइना इंटरफेयर करेगा, ना चाइना के इंटरनल मामले में हम इंटरफेयर करेंगे। ठीक है, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। समानता बनाए रखेंगे दोनों की आपस में। ठीक है। तीसरा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी कि अपना अस्तित्व शांतिपूर्ण बनाए रखेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे आपस में। ठीक है भाई, ये हो गए इसके पंचशील के सिद्धांत। और किस किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है? तो 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन के राजनीतिक नेतृत्व बदलने से चीन की नीति में अब परिवर्तन हुआ है। ठीक है, जो वहां के शासक थे वो बदल गए, जिसके बाद वहां की नीतियों में भी बदलाव होना शुरू हो गया। जैसे मैंने तुम्हें पीछे बताया था, चीन ने नई आर्थिक नीति को अपनाना शुरू कर दिया, है ना, व्यापार के दरवाजे खोल दिए, है ना, दूसरे देश ताकि आके व्यापार कर सके। तो इन धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन होना शुरू हो गया। चीन ने वैचारिक मुद्दों को के स्थान पर अब व्यवहारिक मुद्दे, कैसे मुद्दे? व्यवहारिक मुद्दे, व्यवहार में, विचार नहीं, व्यवहार मुद्दे प्रमुख किए। और क्या हुआ? इसलिए चीन भारत के साथ विवादास्पद मामलों को छोड़कर संबंध सुधारने को तैयार, जो विवादित मामले थे उनको छोड़कर संबंध सुधारने में लग गया चीन। तो संबंध सुधारने में लगा तो उसने क्या किया? तो देखो 1992 में 1992 में भारत चीन के बीच जो व्यापार हुआ वो कितना हुआ? लगभग 33 करोड़ 80 लाख अरब डॉलर के आसपास का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। द्विपक्षीय मतलब दोनों तरफ से मिलाकर इतना व्यापार हुआ। और क्या हुआ? 1999 से भारत चीन व्यापार लगभग
30% सालाना, हर साल लगभग 30%, कितना 30% बढ़ने लगा प्रत्येक वर्ष। ठीक है, और 2017 तक, 2017 में यह बढ़कर 84 अरब डॉलर का व्यापार होने लगा। ठीक है, साथ साथ और भी कई क्षेत्रों में ये अपना विकास करने, जैसे परिवहन, संचार, मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित के कारण संबंध सकारात्मक हो रहे हैं। ठीक है, और क्या है, चीन और भारत के नेता अब समय समय पर क्या करते हैं, अक्सर दिल्ली और बीजिंग, बीजिंग क्या है, राजधानी है चाइना की, बीजिंग का दौरा करते रहते हैं ताकि आपसी संबंध अच्छे रहे। ठीक है, अलग अलग विषयों पर समय समय पर बातचीत होती रहे। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, भारत और चाइना के बीच के जो संबंध है, उसमें जो विवादित संबंध है वो भी पढ़े हमने, और किन किन विषयों पर सहयोग हो गया है, किन किन क्षेत्रों में सहयोग हो गया है, इसके बारे में हमने जाना है। ठीक है, तो सत्ता के समकालीन केंद्र में अब हम पढ़ेंगे सार्क के बारे में। इसके बारे में, सार्क के बारे में, तो जो सार्क है, ठीक है, इसके अंदर कितने देश थे, कब इसकी स्थापना हुई, उसके साथ साथ इसके उद्देश्य क्या थे, ठीक है, इसमें क्या क्या समस्याएं रहीं, और भारत का इसमें क्या योगदान रहा, या भारतीय क्या सहयोग है सार्क के अंदर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे जो सार्क है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क। सार्क दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना क्षेत्र में शांति, सहयोग, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो किस लिए किया गया इसकी स्थापना, जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए, व्यापार के लिए, आर्थिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, आपस में शांति सहयोग बना रहे। ठीक है, जो पड़ोसी देश है उनके साथ आपसी विवाद ना हो, इन सभी देशों को, इन सभी मुद्दों को देखते हुए, ठीक है, सार्क की स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे तो इसकी स्थापना जो है वो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई, और इसका पहला शिखर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में हुआ। कहाँ हुआ, ढाका बांग्लादेश में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका नेपाल के अंदर है, कहाँ पे, काठमांडू में। ठीक है, और इसकी भाषा कौन सी है, तो भाषा है अंग्रेजी भाषा में यहाँ से काम होगा। ठीक है, सदस्य देश कितने इसके अंदर, तो कुल सदस्य देश 8 हैं। कितने सदस्य देश है इसमें, कुल 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। सदस्य देशों की संख्या, भारत, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ठीक है, ये 8 वर्तमान में इसके अंदर सदस्य हैं। दोबारा रिपीट कर देते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। वर्तमान के अंदर ये 8 देश इसके अंदर शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो कोई भी जो क्षेत्रीय संगठन बनाया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है, अपने आसपास में शांति सहयोग बनाए रखना, है ना। तो ऐसे इसके भी कुछ उद्देश्य थे कि पड़ोसी देशों से आपस में लड़ाई ना हो, है ना, सहयोग बना रहे। कोई भी महामारी आती है किसी भी तरीके की, ठीक है, उससे निपटने में, आतंकवाद जैसी समस्या है उससे निपटने में मदद मिले, है ना। तो इन सभी चीजों को देखते हुए इसका स्थापना की गई थी। तो दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, कि शांति और स्थिरता बनी रहे। दूसरा, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए, कि आर्थिक विकास हो सभी देशों का, ठीक है, और सामाजिक प्रगति हो, ठीक है, यानी कि जो जीवन शैली है वहां के लोगों की वो अच्छी हो, उसमें सुधार हो। ठीक है, और क्या सोचा गया था, और क्या इसके उद्देश्य थे, तो गरीबी खत्म होनी चाहिए, ये गरीबी खत्म हो वहां पर, और क्या हो, जनता के जीवन स्तर में क्या हो, सुधार हो। ठीक है,
सदस्य देशों के बीच विश्वास, समझ, सहयोग को बढ़ावा देना, है ना। जितने भी इसके अंदर सदस्य देश है, ये 8 के 8, इनके बीच में आपसी जो सहयोग है, विश्वास है, हम पड़ोसी हैं तो हमारे बीच में एक आपसी विश्वास होना चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। आगे है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, है ना, और के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहन करना, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सांस्कृतिक, खेलकूद आदि क्षेत्रों में भी एक दूसरे का सहयोग करना, ये सारे इसके क्या थे, उद्देश्य थे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कुछ और भी मुख्य संस्थाएं हैं, ठीक है, या इसकी उपलब्धियां क्या रही। तो संस्थाएं कौन कौन सी, और अगर हम बात करें संस्थाओं की नहीं, इसके अंदर बात करते हैं अभी हम इसके उद्देश्य या उपलब्धियां। तो इसने एक साप्टा की स्थापना की, इसकी स्थापना की, साप्टा की 1993 में इसको शुरू किया गया था। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी, सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए। किसके लिए, बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए साप्टा की स्थापना की गई। अगला है दूसरा साफ्टा, क्या है, साफ्टा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 2006 में, ठीक है। दक्षिण एशिया में व्यापार पर लगे शुल्कों को घटाकर, है ना, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। दक्षिण एशिया के अंदर जो देश हैं, इनमें व्यापार के लिए जो भी टैक्स लग रहे थे आयात निर्यात में, उसको या तो हटा दो या घटा दो, है ना, घटाकर आपस में फिर व्यापार करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के देशों में सामान बेचा जा सके, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग, अगला क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, ठीक है, पर्यावरण, खेल, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में कई कार्यक्रम चलाए गए। एक ये जान लो दोबारा साफ्टा के बारे में, जो साफ्टा है ये असफल रहा था। असफल इसलिए रहा क्योंकि जो छोटे देश हैं, छोटे देश या कह लो जैसे नेपाल हो गया, है ना, या बांग्लादेश हो गया, इनको ये लगता था कि भारत जो है वो इस तरह के शुल्कों को घटाकर या हटाकर, है ना, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है। वो अपनी वस्तुओं को विदेशों में, यानी कि इन देशों में बेचना चाहता है, ठीक है, ऐसा लगता था कुछ देशों को इनमें से। इसलिए क्या हुआ, साफ्टा जो है वो असफल रहा, मुक्त व्यापार की नीति जो है वो लागू नहीं हो पाई। अब इसकी संस्थाओं के बारे में जानेंगे। सार्क की कुछ संस्थाएं हैं, तो कौन कौन सी हैं, एक है सार्क शिखर सम्मेलन, ठीक है, इसका काम क्या है, ये संगठन जो है वो सर्वोच्च निकाय है, सबसे बड़ी संस्था है ये सार्क की, ठीक है। दूसरा मंत्री परिषद है इसके अंदर, तो जितने भी देश ये देश शामिल हैं, इन सबके विदेश मंत्री जो होते हैं ना, विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर्स, उनका परिषद है ये। तीसरा है स्थायी समिति, स्थायी समिति जो है, ठीक है, तो जो भी कार्यक्रम चल रहे होते हैं ना, जितने भी कार्यक्रम चल रहे होते हैं, उन सबकी निगरानी रखने का काम किसका है, स्थायी समिति का काम है। फिर तकनीकी समिति भी है, कौन सी है, तकनीकी समिति, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए बनाई गई है, कि विभिन्न क्षेत्रों में आपसी बातचीत करके सहयोग किया जाए एक दूसरे का, ठीक है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। अब सार्क की समस्याएं, चुनौतियां, या ये क्यों असफल रहा, सार्क जो है क्यों असफल रहा। सार्क क्योंकि एक सफल संगठन नहीं रहा है, तो उसके क्या कारण है। तो देखो, भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश हैं और सार्क के अंदर दोनों शामिल हैं। इनके बीच में आए दिन राजनीति को लेके, सीमा को लेके, है ना, आतंकवाद को लेके, तरह तरह के विषयों को लेकर आपसी विवाद बना रहता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आतंकवाद की समस्या है ना, उस पर बात नहीं होती है सार्क के अंदर, बात होती है पाकिस्तान को बुरा लगता है, ठीक है। पाकिस्तान जो है इसके अंदर एक सदस्य आतंकवाद को लगातार बढ़ावा दे रहा है वो, ठीक है। और क्या है, सदस्य देशों के बीच आर्थिक असमानता है,
आर्थिक असमानता होने के कारण, ठीक है, आपसी विश्वास नहीं होता इनको एक दूसरे के ऊपर, है ना। इनको लगता है कि भारत जो है ना, वो इनसे फायदा ले रहा है। सार्क देशों से भारत क्या कर रहा है, फायदा ले रहा है। भारत एक बहुत बड़ी कंट्री है ना, और इन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इनको ये लगता है कि भारत जो है वो मुक्त व्यापार के जरिए, है ना, इन देशों में अपने सामान को बेचना चाहता है, ठीक है। और जो इसके अंदर निर्णय जितने भी लिए जाते हैं ना, वो एक भी प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन नहीं होता उनका, प्रभावी ढंग से वो निर्णय भी लागू नहीं होते हैं, ठीक है। और अपनी अपनी अविश्वास और सीमाएं विवाद, आपसी अविश्वास है, आपसी अविश्वास और सीमा विवाद, मतलब आपस में इनमें विश्वास नहीं है एक दूसरे पर, ठीक है। और साथ साथ इनमें सीमा विवाद तो रहता ही है, पड़ोसी देशों में अपने अपनी सीमाओं को लेकर, है ना, बॉर्डर को लेकर इनमें आपसी लड़ाई चलती रहती है। अब अगला जो विषय इसके अंदर एक और है हमारा, भारत की क्या भूमिका है इसके अंदर, सार्क के अंदर भारत की क्या भूमिका है। भारत सार्क का संस्थापक देश है ना, तो सदस्य और सबसे बड़ा देश भी है इसके अंदर। दूसरा, भारत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विश्वास के लिए प्रतिबद्ध है। भारत चाहता है कि जो ये सार्क कंट्रीज हैं, है ना, इनके अंदर क्या हो, शांति और बनी रहे, शांति बनी रहे, ठीक है, और आपसी विश्वास हो, विकास हो, ठीक है, क्या हो, विकास हो, ठीक है, आपस में। और क्या क्या है, भारत आर्थिक सहायता, तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इनको हर तरीके से भारत इनकी मदद करता है। जब कोरोना महामारी आई तब भारत ने इन देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई। नेपाल के अंदर कभी भी भूकंप आता है ना, और वहां पर कभी भी नुकसान होता है, बाढ़ आता है, भूकंप आती है, तो वहां पर सबसे पहले भारत ही है जो उसको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है, ठीक है। भारत ने सार्क को मजबूत करने और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ाने में सदैव सकारात्मक भूमिका निभाई है, ठीक है। तो सार्क जो है ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है, ठीक है। आगे हम दक्षिण कोरिया और जापान के बारे में पढ़ेंगे, जापान और दक्षिण कोरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान और दक्षिण कोरिया ने तेज आर्थिक विकास किया और विश्व की प्रमुख शक्तियों में शामिल हुए। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ उसके बाद जापान की जो स्थिति है वो पूरी तरह खराब हो गई थी, क्योंकि जापान के ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम छोड़ दिए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त को, ठीक है। उसके बाद ये दोनों महाशक्तियां उभर कर आई, ठीक है। इन्होंने अपना आर्थिक विकास बहुत तेजी से किया, ठीक है। हम जानेंगे जापान के बारे में, इसका परिचय जान लेते हैं पहले। तो जापान जो है वो पूर्वी एशिया में स्थित एक विकसित देश है। जापान क्या है, पूर्वी एशिया में स्थित एक विकसित देश है। इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है टोक्यो, और इसकी मुद्रा का क्या नाम है, येन। क्या नाम है, येन। और यहाँ की जो शासन प्रणाली है वो कैसी है, संसदीय लोकतंत्र। शासन प्रणाली जो है इसकी क्या है, संसदीय लोकतंत्र। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका विकास, जापान का विकास, तो जैसा मैंने अभी बताया 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी हार हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध में, है ना, और जापान की हार हुई और अमेरिका की सहायता से इसका पुनर्निर्माण हुआ। अब अमेरिका ने क्यों सहायता की, क्योंकि अमेरिका ने ही इसको देखा जाए तो पूरी तरीके से बर्बाद किया था। 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम छोड़कर अमेरिका ने इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, जिसका असर आज भी जापान के ऊपर है। तो अमेरिका ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और
जापान की मदद की। ठीक है, उद्योग और तकनीक, उद्योग तकनीक और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। यहाँ पर उद्योगों पर ध्यान दिया गया, शिक्षा पर ध्यान दिया गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये जो यहाँ की जनसंख्या है वो अच्छी तरीके से डेवलप्ड हुई है ना, और एक पढ़ी लिखी शिक्षित जनसंख्या का विकास हुआ यहाँ पर, और धीरे धीरे जापान विश्व की आर्थिक महाशक्ति बन गया। ठीक है, और क्या हुआ, जापान की आर्थिक शक्तियां है क्या क्या। ठीक है, अगर उद्योग क्षेत्र में उसने विकास किया तो उसकी आर्थिक शक्तियां है कौन कौन सी। तो पहला, इसके प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन निर्माण और रोबोटिक। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में जापान ने बहुत बढ़िया सा काम किया, उद्योग लगाए अपने। ठीक है, साथ साथ इसकी कुछ प्रमुख कंपनियां हैं जापान की, जैसे टोयोटा, इंडिया में नाम सुना होगा, टोयोटा की गाड़ियां चलती हैं, इनोवा टोयोटा की है ना, सोनी, सोनी के कैमरे है ना, लैपटॉप, उसके बाद आपका टीवी है ना, और भी बहुत सारी चीजें इसकी सोनी की। ठीक, होंडा, होंडा की हमने बाइक देखी है ना, और क्या है, कार है होंडा की। ठीक, तो होंडा एक कंपनी हो गई। पैनासोनिक, कौन सी, पैनासोनिक है ना, ये भी एक कंपनी है। ठीक, पैनासोनिक ये भी एक इसकी कंपनी है जापान की। जापान की विदेश नीति कैसी है, जापान की विदेश नीति कैसी है, तो जापान ने शांतिपूर्ण विदेश नीति अपनाई है। कौन, कैसी विदेश नीति अपनाई है, शांतिपूर्ण विदेश नीति अपनाई है। शांतिपूर्ण विदेश नीति के साथ वो अपना आर्थिक विकास तेजी से कर रहा है। ठीक है, अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हैं, अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ में सक्रिय भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सक्रिय भूमिका है, मतलब एक एक्टिव मेंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ का ये। ठीक है, उसमें अच्छा खासा डोनेशन भी देता है संयुक्त राष्ट्र संघ में। ठीक है, आगे एशियाई देशों के साथ व्यापार बनाना, और ये एशियाई देशों के साथ व्यापार भी बढ़ा रहा है अपना, क्योंकि इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, निर्यात आधारित। ठीक है, निर्यात आधारित का मतलब देशों, दूसरे देशों में सामान बेचकर ही, ठीक है, इसकी अर्थव्यवस्था चलती है। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये, एशियाई देशों के साथ व्यापार बना रहा है ना। अब जापान के पास ना कुछ चुनौतियां भी हैं, हर किसी के पास कोई ना कोई चुनौती होती है, कुछ ना कुछ, तो ऐसे इसके पास भी कुछ चुनौतियां हैं। तो उसमें पहली चुनौती जो इसकी है कि जापान जो है उसमें प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा आती रहती है। ठीक, क्योंकि जापान के जो शहर है वो बहुत सारे शहर कैसे हैं टापू की तरह है, छोटे छोटे। ठीक है, द्वीप की तरह है, जापान खुद एक द्वीपीय देश है। ठीक है, तो वहां पर भूकंप और सुनामी आती रहती है। ऊर्जा संसाधन की कमी है इसके पास, ठीक है, ऊर्जा संसाधन इसका ज्यादा है नहीं। ठीक है, वृद्ध जनसंख्या है, जनसंख्या कैसी है इसकी, वृद्ध मतलब जो जनसंख्या है वो यंग जनसंख्या नहीं है इसके पास ज्यादा, तो जनसंख्या कैसी है, वृद्ध है। ठीक है, चीन से आर्थिक प्रतिस्पर्धा है इसकी, और इसका कॉम्पिटिटिव देश कौन सा है, चीन है। चीन के साथ इसका कंपटीशन जारी है ना, ये ऐसी वो चुनौतियां हैं। अब भाई जापान का महत्व क्या है दुनिया में, जापान का महत्व क्या है दुनिया में, तो विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्ति है जापान, विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्ति है। तकनीक के क्षेत्र में एक, ठीक है, विकास हुआ इसका, बहुत आगे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये, और एशिया में प्रभावशाली राष्ट्र है ये, एशिया महाद्वीप के अंदर एक प्रभावशाली राष्ट्र है, और विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और वर्ल्ड के, विश्व के व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये वाला टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं दक्षिण कोरिया। अच्छा, जापान की कुछ विशेषताएं भी हैं, ये रह गई हैं जापान की विशेषताएं। अच्छी टेक्नोलॉजी है इसकी, कुशल श्रमिक है इसके, श्रमिक जैसे इन्होंने शिक्षा पे अच्छा ध्यान दिया था, तो इनके जो श्रमिक है ये भी क्या है, बहुत अच्छे हैं।
ठीक है, अनुशासन और मेहनती हैं इनके यहाँ के लोग। साथ साथ जो इनकी अर्थव्यवस्था है, जैसे मैंने बताया था अभी, कैसी अर्थव्यवस्था है, निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था है। मतलब कि इनकी जो अर्थव्यवस्था, इनके यहाँ उद्योगों के माध्यम से वस्तुओं का निर्माण होता है और दूसरे देशों में जाकर बेचते हैं, उसी से इनकी अर्थव्यवस्था चलती है, उसी को निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दक्षिण कोरिया के बारे में। किसके बारे में? साउथ कोरिया। इसका परिचय, दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया का एक विकसित देश है। पूर्वी एशिया का एक विकसित देश है जिसकी राजधानी क्या है? राजधानी है सियोल। क्या राजधानी है इसकी? सियोल इसकी राजधानी है और मुद्रा इसकी है वान। ठीक है, शासन प्रणाली कैसी है इसकी? तो लोकतांत्रिक गणराज्य है। कैसी शासन प्रणाली है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। दक्षिण कोरिया का विकास, तो कोरियाई युद्ध 1950 से 1953 के बाद देश बहुत ज्यादा गरीब था, दक्षिण कोरिया भी बहुत ज्यादा गरीब था। ठीक है, सरकार ने औद्योगिकरण पर ध्यान दिया। सरकार ने किस पे ध्यान दिया? औद्योगिकरण पर सरकार ने ध्यान दिया। फिर क्या हुआ? शिक्षा और तकनीक में निवेश किया, औद्योगिकरण पर ध्यान दिया, शिक्षा और टेक्नोलॉजी पर ध्यान निवेश किया सरकार ने बहुत ज्यादा, जिससे आज यह विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ। आज यह विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। दक्षिण कोरिया एक आर्थिक शक्ति के रूप में, तो आर्थिक शक्तियां यहां पर भी हैं, इसकी कुछ प्रमुख उद्योग हैं और कुछ प्रमुख कंपनियां हैं। तो उद्योगों में क्या क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कार्य कर रहा है बहुत ज्यादा, ये मोबाइल निर्माण में काम कर रहा है, जहाज निर्माण के लिए कार्य कर रहा है ना, इसके उद्योग हैं। और ऑटोमोबाइल किसके उद्योग हैं? इसकी प्रमुख कंपनियां कौन कौन सी? सैमसंग। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सैमसंग के मोबाइल को नहीं जानता होगा। ठीक है, एलजी टीवी, फ्रिज, है ना, मोबाइल भी आते थे पहले, एलजी। और तीसरा है हुंडई की गाड़ियां चलती हैं। ठीक है, दक्षिण कोरिया की कुछ विशेषता, दक्षिण कोरिया की विशेषताएं, तो क्या है विशेषता? उच्च शिक्षा स्तर है। शिक्षा स्तर क्या है दक्षिण कोरिया का? बहुत अच्छा है। वहां की जनसंख्या क्या है? पढ़ी लिखी है। ठीक है, आधुनिक टेक्नोलॉजी है इनके पास। ठीक है, आधुनिक तकनीक है। और क्या है? तेज इंटरनेट की सुविधा है और निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था इनकी भी है। इनकी भी अर्थव्यवस्था कैसी है? निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था, मतलब ये भी विदेशों में बहुत ज्यादा सामान बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। ठीक है, अब इनकी भी विदेश नीति कैसी है? दक्षिण कोरिया की विदेश नीति कैसी है? तो भाई देख लेते हैं। अमेरिका के साथ मजबूत संबंध है इसके भी, दक्षिण कोरिया के भी अमेरिका के साथ मजबूत संबंध है। उत्तर कोरिया के साथ तनाव रहता है इनका, उत्तर कोरिया के साथ तनाव रहता है। एशियाई व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो एशिया का व्यापार है उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय भागीदारी इसकी भी है। ठीक है, दक्षिण कोरिया जो है ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण भागीदारी रखता है, वहां पर भी एक ये सक्रिय सदस्य है, एक्टिव मेंबर है। ठीक है, अब दक्षिण कोरिया की चुनौतियां क्या क्या हैं? तो उत्तर कोरिया से सुरक्षा का खतरा। ठीक है, उत्तर कोरिया में तानाशाही है ना, तो उससे सुरक्षा का खतरा रहता है इसको हमेशा। जनसंख्या की कमी है, यहाँ की जनसंख्या में बहुत कमी है, बेरोजगारी रहती है यहाँ पर, और चीन एवं जापान से इसका प्रतिस्पर्धा रहता है। चीन और जापान से इसकी प्रतिस्पर्धा रहती है। अब दक्षिण कोरिया का महत्व क्या है इस दुनिया में? ठीक है, तो विश्व की बड़ी तकनीकी शक्ति है ये दक्षिण कोरिया। ठीक है, टेक्नोलॉजी के मामले में दक्षिण कोरिया बहुत आगे है, तो बड़ी तकनीकी शक्ति है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में अग्रणी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में बहुत आगे है ये। ठीक है, आज देखेंगे हम ज्यादा सैमसंग एलजी यही दिखता है, सैमसंग एलजी का ही बहुत ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है, एशिया की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है ये, एशिया की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है ये, और वैश्विक व्यापार में प्रभावशाली
ठीक है, और वैश्विक व्यापार में क्या है, प्रभावशाली भूमिका निभाता है ये। ठीक है, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।